चीन दुनिया का पहला ऐसा देश बन चुका था जिसने खुलकर एलियंस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी। देश भर के टीवी चैनलों पर लगातार इमरजेंसी प्रसारण चल रहे थे। उसी दौरान शंघाई क्षेत्र से चीन के उच्च सैन्य अधिकारियों द्वारा अंतिम चेतावनी जारी की गई। टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के उपाध्यक्ष चेन यीशुन ने पूरी दुनिया के सामने घोषणा की कि सभी एलियन प्रजातियों के पास चीन की सीमा छोड़ने के लिए सिर्फ 24 घंटे हैं, वरना उन्हें पूरी तरह नष्ट कर दिया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने बाकी देशों के नेताओं से भी चीन का साथ देने की अपील की। जल्द ही खबरें आने लगीं कि तुर्किस्तान, रूस और सूडान जैसे कई देश भी चीन की राह पर चलने की तैयारी कर रहे हैं। उधर पूरी दुनिया में तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका था। शहरों में अचानक सायरन बजने लगे और कई देशों ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया। स्कूल से बाहर निकलते ही लुइस ने देखा कि बाहर की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। सड़कें वाहनों से जाम थीं, लोग घबराकर इधर उधर भाग रहे थे और आसमान में लगातार सैन्य हेलीकॉप्टर उड़ते दिखाई दे रहे थे। घर लौटते समय उसने कार का रेडियो चालू किया, जहां एंकर लगातार इस रहस्यमयी घटना की जानकारी दे रहे थे। पता चला कि पूरी दुनिया के 12 अलग अलग देशों में अचानक विशाल खोल जैसी आकृति वाले अनजान उड़न यान उतर आए हैं। इन उड़न यानों का डिजाइन कोई साधारण कल्पना नहीं था। फिल्म में इन्हें समुद्र की गहराइयों में पाए जाने वाले नॉटिलस जीव के सर्पिल आकार से प्रेरित होकर बनाया गया था। निर्देशक का मानना था कि प्रकृति की यह संतुलित और रहस्यमयी संरचना किसी उन्नत एलियन सभ्यता के लिए बिल्कुल उपयुक्त प्रतीक लगती है। इन एलियन जहाजों के पृथ्वी पर आने से पूरी दुनिया में दहशत फैल गई। कुछ लोगों को लगा कि एलियन पृथ्वी पर हमला करने आए हैं, जबकि कुछ का मानना था कि शायद वे शांति से संपर्क करने आए हों। सैन्य वैज्ञानिकों ने उड़न यानों के भीतर से निकलने वाले अजीब संकेतों को पकड़ तो लिया था, लेकिन कोई भी उन संदेशों का अर्थ समझ नहीं पा रहा था। असल दुनिया में भी जब मानव जाति ने पहली बार अंतरिक्ष से एक रहस्यमयी सिग्नल प्राप्त किया था, तब पूरी दुनिया में इसी तरह बहस और डर का माहौल बन गया था। फिल्म का यह दृश्य उसी वास्तविक घटना को श्रद्धांजलि देता है। एलियन जहाजों के उतरने के लगभग 8 घंटे बाद अमेरिका में हालात और बिगड़ गए। सच्चाई से अनजान लोग सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। हर कोई जवाब मांग रहा था, लेकिन असली संकट तो अभी शुरू हुआ था। अगले कई दिनों तक लुइस अपने घर में रहकर लगातार दुनिया भर की खबरें देखता रहा। हर चैनल पर सिर्फ एलियंस और उन रहस्यमयी जहाजों की चर्चा हो रही थी। इसी बीच अचानक कुछ लोग उसके घर में दाखिल हुए। उनमें सबसे आगे एक गंजा आदमी था जो सेना का प्रतिनिधि था। पहले लुइस सेना के लिए अनुवाद का काम कर चुका था और उसकी तेज व सटीक भाषा समझने की क्षमता से सेना बेहद प्रभावित थी। इसीलिए सेना ने उसे ढूंढ निकाला था। गंजे अधिकारी ने लुइस से मदद मांगी और उसे एक रहस्यमयी रिकॉर्डिंग सुनाई। रिकॉर्डिंग में अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थीं। आवाज सुनते ही लुइस समझ गया कि यह कोई सामान्य भाषा नहीं है। उसने तुरंत पूछा कि क्या यह आवाजें उन एलियन जहाजों के अंदर से आई हैं? अधिकारी ने उसकी बात की पुष्टि की। उसने बताया कि सेना ने जहाज के भीतर 2 एलियंस खोजे हैं और उनसे संपर्क करने की कोशिश भी की है, लेकिन कोई भी उनकी भाषा नहीं समझ पा रहा। अब पूरी उम्मीद लुइस पर टिकी हुई थी। भाषा विज्ञान के क्षेत्र में उसकी गिनती दुनिया के सबसे बेहतरीन विशेषज्ञों में होती थी। अगर वह भी इस भाषा को नहीं समझ पाया तो शायद कोई और भी नहीं कर पाएगा। लेकिन लुइस ने साफ कह दिया कि सिर्फ कुछ रिकॉर्डिंग सुनकर किसी अनजान भाषा को समझना असंभव है। अगर उसे सच में अनुवाद करना है तो उसे खुद मौके पर जाकर एलियंस से मिलना होगा। आखिर वह किसी इंसानी भाषा से नहीं, बल्कि एक पूरी तरह नई और अज्ञात सभ्यता की भाषा से सामना करने जा रहा था। मगर सैन्य अधिकारी ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा कि उस जगह को सेना ने पूरी तरह सील कर रखा है। किसी बाहरी व्यक्ति को अंदर जाने देना बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अगर जानकारी लीक हुई तो पूरी दुनिया में और ज्यादा दहशत फैल जाएगी और मीडिया वहां टूट पड़ेगा। लेकिन लुइस अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने साफ कहा कि बिना मौके पर पहुंचे वह कुछ नहीं कर सकता। आखिरकार अधिकारी मजबूर होकर वहां से चला गया। उसी रात लुइस के घर के बाहर अचानक हेलीकॉप्टर की तेज आवाज गूंजने लगी। सेना आखिरकार मान गई थी। अधिकारी वापस आया और उसने लुइस को सिर्फ 10 मिनट में सामान तैयार करके हेलीकॉप्टर में बैठने को कहा। लेकिन हेलीकॉप्टर में बैठते ही लुइस को पता चला कि वहाँ सिर्फ वही नहीं था। दूसरे क्षेत्रों के कई विशेषज्ञों को भी बुलाया गया था। उन्हीं में से एक था इयान, एक प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक। उसे भी सेना ने एलियन जहाजों का अध्ययन करने के लिए बुलाया था। जहाँ लुइस का पूरा ध्यान सिर्फ एलियन भाषा को समझने पर था, वहीं इयान के मन में अनगिनत सवाल थे। वह जानना चाहता था कि एलियन आखिर कहाँ से आए हैं, उनका जहाज किस तकनीक से चलता है और वे प्रकाश वर्ष की दूरी तय करके पृथ्वी तक कैसे पहुंचे। इयान के हाथ में सवालों की लंबी सूची देखकर लुइस ने उसे थोड़ा शांत किया। उसने कहा कि सबसे जरूरी काम पहले उनसे संवाद स्थापित करना है, बाकी सवाल बाद में पूछे जा सकते हैं। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर अपने गंतव्य तक पहुंच गया। दूर आसमान में एक विशाल काला उड़न यान हवा में स्थिर खड़ा था। उसकी ऊंचाई लगभग 450 मीटर थी और उसका ऊपरी हिस्सा बादलों को चीरता हुआ दिखाई दे रहा था। वह बिना कोई आवाज किए मानो चुपचाप इंसानों की हर हरकत को देख रहा था। फिल्म में
450 मीटर की ऊंचाई का चुनाव भी बेहद सोच समझकर किया गया था। ये पृथ्वी के वातावरण में समताप मंडल की निचली सीमा की औसत ऊंचाई मानी जाती है। निर्देशक ने इस ऊंचाई के जरिए यह दिखाने की कोशिश की कि एलियन इंसानों के करीब भी हैं और उनसे दूरी बनाए हुए भी। उड़नयान से कुछ दूरी पर सेना ने एक अस्थायी सैन्य बेस तैयार किया हुआ था। बेस में पहुंचते ही लुईस के सारे संचार उपकरण जब्त कर लिए गए। इसके तुरंत बाद उसे मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। डॉक्टर ने उसे बताया कि उससे पहले जो भाषा विशेषज्ञ यहाँ आया था उसे भी पृथ्वी पर मौजूद लगभग हर खतरनाक वायरस के टीके लगाए गए थे ताकि वह सुरक्षित रूप से एलियन जहाज के अंदर जा सके। असल जिंदगी में भी अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष मिशन पर भेजने से पहले कई प्रकार के टीके दिए जाते हैं। फिल्म ने इसी वैज्ञानिक प्रक्रिया को एलियन वातावरण के साथ जोड़कर दिखाया था। जांच पूरी होने के बाद लुईस को एक बड़े कमरे में ले जाया गया जहां दुनिया भर के वैज्ञानिक और विशेषज्ञ मौजूद थे। सभी लोग ऑनलाइन एक दूसरे के साथ एलियन जहाज से जुड़ी नई जानकारी साझा कर रहे थे। जो लोग पहले जहाज के अंदर जा चुके थे उन्होंने बताया कि उसके भीतर एक छोटा सा कमरा है जहां लगभग शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसी स्थिति महसूस होती है। वहां मौजूद ऑक्सीजन भी इंसानों को सिर्फ 2 घंटे तक जीवित रख सकती है। वैज्ञानिकों का मानना था कि वह कमरा शायद एलियंस ने इंसानों से बातचीत करने के लिए जानबूझकर बनाया है, क्योंकि हर 18 घंटे बाद उस कमरे में ऑक्सीजन फिर से भर जाती थी और उसका दरवाजा अपने आप खुल जाता था, जैसे एलियन इंसानों को अंदर आने का निमंत्रण दे रहे हों। इसी दौरान यान ने एक नई संभावना रखी। उसका कहना था कि शायद ये सब एलियंस का इंसानों के प्रति दोस्ती जताने का तरीका हो सकता है। यान की बात सुनकर वहां मौजूद सैन्य अधिकारियों की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। संभव था कि एलियंस सच में इंसानों से शांतिपूर्ण संपर्क करना चाहते हों। शायद इसी वजह से उन्होंने अपनी अलग वातावरणीय संरचना के बावजूद इंसानों के लिए एक ऐसा कमरा तैयार किया था जहां वे सुरक्षित रह सकें। कुछ देर बाद यान को उसका कार्य क्षेत्र सौंप दिया गया। उधर शुरुआती जानकारी लेने के बाद लुईस को भी उसके कमरे तक पहुंचा दिया गया। अगले मिशन की तैयारी शुरू हो चुकी थी। लुईस और यान को एक विशेष आइसोलेशन रूम में ले जाया गया जहां उन्होंने पूरे शरीर को ढकने वाले सुरक्षा सूट पहने। इसके बाद उन्हें एक विशेष वाहन में बैठाकर एलियन जहाज की ओर रवाना किया गया। जैसे जैसे वे उस विशाल उड़नयान के करीब पहुंच रहे थे लुईस के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उस जहाज से निकलने वाला अदृश्य दबाव धीरे धीरे उसकी मानसिक शक्ति को कुचल रहा हो। सारी तैयारी पूरी होने के बाद लुईस एक विशाल लिफ्ट में सवार होकर जहाज के निचले हिस्से तक पहुंचा। वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने हाथ बढ़ाकर जहाज की सतह को छूने की कोशिश की। उस रहस्यमयी पदार्थ को छूते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके भीतर कोई अनजान ऊर्जा बह रही हो। धीरे धीरे लिफ्ट आगे बढ़ी और वे जहाज के निचले प्रवेश द्वार तक पहुंच गए। ऊपर नजर उठाते ही सब स्तब्ध रह गए। सामने एक लंबा अंधेरा रास्ता था जिसका अंत दिखाई ही नहीं दे रहा था। सिर्फ सबसे ऊपर से आती सफेद रोशनी उन्हें आगे बढ़ने का संकेत दे रही थी। निर्धारित स्थान पर पहुंचने के बाद एक सैनिक ने आगे एक सिग्नल रॉड फेंकी, लेकिन अगला दृश्य देखकर सब हैरान रह गए। रॉड जमीन पर गिरने के बजाय हवा में ही रुक गई और दीवार जैसी सतह से चिपक गई। लुईस ने हिम्मत करके हल्की छलांग लगाई और उसी क्षण उसे महसूस हुआ कि वहां गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल बदल चुका है। बाकी सैनिक पहले ही छलांग लगाकर दीवार जैसी सतह पर आसानी से खड़े हो चुके थे। उस विशेष क्षेत्र में पृथ्वी का सामान्य गुरुत्वाकर्षण काम नहीं कर रहा था। गंजे अधिकारी ने लुईस को भरोसा दिलाया कि डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वह खुद उसे लेकर उस सुरंग के भीतर कूद गया। अंदर जाते ही लुईस की सांसें तेज होने लगी। उस जगह का हर सेकंड उसके लिए बेहद भारी महसूस हो रहा था, लेकिन अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। धीरे धीरे वे सुरंग के और भीतर पहुंचे जहां एक चौकोर विशाल कमरा दिखाई दिया। कमरे के सामने एक बहुत बड़ी पारदर्शी स्क्रीन जैसी दीवार थी जिसके पीछे एक घना धुआं फैला हुआ था। अंदर कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। सभी लोग अनजाने डर से सांस रोके उस स्क्रीन को देखने लगे। अचानक धुएं के भीतर कोई विशाल आकृति हिलती दिखाई दी। लुईस की आंखें डर से फैल गईं। धीरे धीरे 2 विशाल जीव धुएं से बाहर उभरे। वे दिखने में किसी विशाल ऑक्टोपस जैसे थे जिनके कई लंबे अंग हवा में लहरा रहे थे। वे अजीब और अनजान आवाजें निकाल रहे थे, मानो इंसानों से बात करने की कोशिश कर रहे हों। उनकी आवाजों में कोई लय नहीं थी, कोई स्पष्ट शब्द नहीं थे, फिर भी उनमें कुछ ऐसा था जो सीधे दिमाग पर असर डाल रहा था। कुछ पल के लिए लुईस को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हो। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह कहां खड़ा है। इन एलियन जीवों का आधिकारिक नाम हेप्टापॉड रखा गया था, जिसका अर्थ होता है 7 अंगों वाले जीव। उनकी डिजाइन ऑक्टोपस की लचीली भुजाओं और मकड़ी जैसे कई पैरों वाली संरचना को मिलाकर तैयार की गई थी। फिल्म के जीव विज्ञान सलाहकारों ने
शुरुआत में उनके शरीर में चमकने वाले अंग जोड़ने का सुझाव दिया था, लेकिन निर्देशक ने रहस्य बनाए रखने के लिए उस विचार को हटा दिया। कुछ समय बाद पहला संपर्क मिशन समाप्त हो गया। बेस पर लौटने के बाद लुइस और इयान दोनों ऐसे लग रहे थे जैसे मौत के मुंह से वापस आए हों। गंजे अधिकारी ने उन्हें साफ आदेश दिया कि दोपहर 2 बजे तक उन्हें कोई न कोई निष्कर्ष देना ही होगा। लुइस ने समय बर्बाद नहीं किया। वह सीधे अपने कार्य क्षेत्र में गया, हेडफोन पहने और बार बार हेप्टापॉड्स की आवाजें सुनने लगा। वह उन आवाजों में कोई पैटर्न, कोई संकेत खोजने की कोशिश कर रहा था। उधर बाहरी दुनिया की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। दंगे, प्रदर्शन और हिंसा बढ़ती जा रही थी। आखिरकार राष्ट्रपति को पूरे देश में अनिवार्य आपातकाल घोषित करना पड़ा, लेकिन इससे भी लोगों का डर कम नहीं हुआ। इंसानों का अज्ञात चीजों से डर अब जिज्ञासा से कहीं आगे निकल चुका था। कई कट्टरपंथी संगठन और पंथ इस डर का फायदा उठाकर लोगों को भड़काने लगे। वे एलियंस के खिलाफ युद्ध छेड़ने की मांग कर रहे थे। अब पूरी दुनिया की उम्मीद सिर्फ लुइस पर टिकी हुई थी। सब चाहते थे कि वह जल्द से जल्द एलियन भाषा को समझे और पता लगाए कि वे पृथ्वी पर क्यों आए हैं। लेकिन दूसरी बार जहाज के भीतर जाने तक भी लुइस को कोई बड़ी सफलता नहीं मिली थी। दूसरे मिशन से पहले उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उसकी घबराहट अब साफ दिखाई देने लगी थी। इयान ने देखा कि इस बार लुइस कुछ अलग सामान साथ लेकर आया है। उसने पूछा कि वह क्या करने वाला है। लुइस ने जवाब दिया कि अगर वे एलियंस की बोली नहीं समझ पा रहे तो शायद लिखित भाषा के जरिए संवाद करना बेहतर होगा। उसे यकीन था कि हेप्टापॉड्स के पास भी किसी प्रकार की लिखित अभिव्यक्ति जरूर होगी। उसने कहा कि कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं है। इस बार जहाज के अंदर पहुंचते ही लुइस ने बोर्ड पर ह्यूमन यानी मानव शब्द लिखा और फिर खुद की ओर इशारा किया। हेप्टापॉड्स ने उसकी हरकत को ध्यान से देखा। फिर पहली बार उन्होंने इंसानों की भाषा पर सीधी प्रतिक्रिया दी। यह एक बहुत बड़ी सफलता थी। स्पष्ट था कि भले ही वे इंसानों की आवाजें न समझ पाते हों, लेकिन वे इंसानी व्यवहार और प्रतीकों को समझ सकते थे। लुइस उत्साह से भर उठा। उसकी आंखों के सामने एक एक करके अजीब गोलाकार प्रतीक उभरने लगे। एलियंस हवा में स्याही जैसे धुएं से अपने शब्द बना रहे थे। उसी पल लुइस समझ गया कि वह सही रास्ते पर पहुंच चुका है। अगर इंसानी भाषा और एलियन प्रतीकों के बीच संबंध स्थापित कर लिया जाए तो एक दिन दोनों सभ्यताएं बिना किसी रुकावट के एक दूसरे से बात कर पाएंगी। फिलहाल यही सबसे तेज और सुरक्षित तरीका था। लेकिन बेस पर लौटते ही गंजे अधिकारी ने उसकी योजना पर नाराजगी जताई। उसने कहा कि यह तरीका बहुत धीमा है। ऊपर बैठे अधिकारियों को तुरंत नतीजे चाहिए। आसमान में इतना बड़ा एलियन जहाज लटका हुआ है और कोई नहीं जानता कि उसके भीतर बैठे जीव अचानक हमला कर दें तो क्या होगा। लेकिन लुइस ने शांत स्वर में जवाब दिया कि किसी अज्ञात भाषा को समझना बेहद लंबी प्रक्रिया होती है। अगर जल्दबाजी में अनुवाद गलत हो गया तो स्थिति भयानक हो सकती है। उसने उदाहरण देते हुए कहा, अगर हम सेब को गलती से आड़ू समझ लें तो शायद कोई बड़ी समस्या न हो, लेकिन अगर हम किसी महत्वपूर्ण शब्द का अर्थ गलत निकाल बैठे तो उसका परिणाम पूरी मानव जाति को भुगतना पड़ सकता है। अधिकारी उसकी बात समझ गया। उसे एहसास हुआ कि जल्दबाजी सच में खतरनाक साबित हो सकती है। फिर भी उसने लुइस को चेतावनी दी कि अगले मिशन से पहले उसे अधिकारियों के सामने कोई ठोस योजना रखनी होगी। लुइस ने राहत की सांस लेते हुए हामी भर दी। उधर दुनिया भर में हालात तेजी से बदलने लगे थे। कुछ देशों ने अब धैर्य खोना शुरू कर दिया था। सेना के एक अधिकारी ने लुइस से कहा कि कई देश अब एलियंस के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। उसके शब्दों में साफ तंज था। हर देश विज्ञान और शोध को इतना समय देने के लिए तैयार नहीं था। लुइस ने बिना बहस किए अपनी नई बनाई हुई शब्द सूची अधिकारी को सौंप दी। उसकी योजना थी कि पहले हेप्टापॉड्स को अंग्रेजी के कुछ बुनियादी शब्द सिखाए जाएं ताकि आगे संवाद आसान हो सके। लेकिन यह सुनते ही अधिकारी का सिर पकड़ गया। उसे लगा कि इस रफ्तार से तो एलियंस को इंसानी भाषा सीखने में बचपन से लेकर पूरी पढ़ाई तक का समय लग जाएगा। उसने गुस्से में कहा, तो क्या हम उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी का इंतजार करें? तब तक अगर पृथ्वी ही खत्म हो गई तो? लुइस ने उसकी बात का जवाब देने के बजाय सीधे ब्लैक बोर्ड की तरफ कदम बढ़ा दिए। लुइस ने ब्लैक बोर्ड पर समझाना शुरू किया। उसने कहा कि सेना का असली मकसद सिर्फ एक ही है, हेप्टापॉड्स की मंशा समझना। और अगर इंसानों को सच में उनके सवालों के जवाब चाहिए तो सबसे पहले जरूरी है कि एलियंस हमारे शब्दों का सही अर्थ समझ सकें। लुइस ने समझाया कि किसी भी बातचीत की शुरुआत के लिए दोनों पक्षों के बीच पर्याप्त साझा शब्दावली होना बेहद जरूरी है। सिर्फ अंदाजे लगाकर कोई भी सार्थक संवाद संभव नहीं हो सकता। गंजा अधिकारी उसकी बात पूरी तरह समझ तो नहीं पाया, लेकिन उसे एहसास हो गया कि फिलहाल लुइस ही उनकी सबसे बड़ी उम्मीद है। आखिर उसने तय किया कि विशेषज्ञों को अपना काम करने देना ही बेहतर होगा। वैसे भी इस समय उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हालांकि उसने लुइस को चेतावनी भी दी कि वह अपनी मर्जी से तय योजना से ज्यादा शब्द शामिल न करे। लुइस ने हामी भर दी। इसके बाद तीसरे संपर्क मिशन की तैयारी शुरू हुई। इस बार जहाज के अंदर पहुंचकर लुइस
लुइस ने बोर्ड पर अपना नाम लिखा, लेकिन हेप्टापॉड्स उसकी बात समझ नहीं पाए। शायद उनके लिए सभी इंसान एक जैसे दिख रहे थे। आखिर सबने एक जैसे नारंगी सुरक्षा सूट पहन रखे थे। एलियंस ये पहचान ही नहीं पा रहे थे कि उनमें से लुइस कौन है। इसी दौरान लुइस की नजर पास रखे एक छोटे पक्षी पर पड़ी जो लगातार फड़फड़ा रहा था। यह पक्षी सेना द्वारा जहाज के भीतर की हवा जांचने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। अगर वातावरण जहरीला होता तो सबसे पहले वही पक्षी मर जाता, लेकिन अब तक वह पूरी तरह सुरक्षित था। इसका मतलब था कि वहाँ की हवा कम से कम पृथ्वी के जीवों के लिए घातक नहीं थी। असल दुनिया में भी पुराने समय में खदानों के भीतर जहरीली गैसों का पता लगाने के लिए पक्षियों का इस्तेमाल किया जाता था। फिल्म ने उसी पुराने सुरक्षा उपाय को एलियन वातावरण में जोड़कर दिखाया था, मानो इंसान आज भी अज्ञात चीजों का सामना करते समय अपनी सबसे पुरानी जीवित रहने की बुद्धि पर ही निर्भर हों। लुइस समझ चुका था कि अगर उसे हेप्टापॉड्स को अपना नाम सही तरह से समझाना है तो उसे कुछ अलग करना होगा। अचानक उसने एक बेहद साहसी फैसला लिया। उसकी हरकत देखकर सेना तुरंत उसे रोकना चाहती थी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। गंजे अधिकारी ने अपने सैनिकों को शांत रहने का आदेश दिया। उसने कहा कि कोई भी जल्दबाजी में कदम न उठाए। अब सबकी नजरें सिर्फ लुइस पर थीं, जो अपना अगला कदम उठाने वाला था। लुइस धीरे धीरे स्क्रीन के बिल्कुल पास पहुंचा। कुछ पल तक उसने सामने खड़े उस विशाल एलियन जीव को देखा, फिर हिम्मत जुटाकर अपना हाथ स्क्रीन पर रख दिया। ये पहली बार था जब किसी इंसान ने सीधे किसी एलियन के सामने दोस्ती का संकेत दिया था। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद सामने खड़े हेप्टापॉड ने भी अपना विशाल स्पर्शक आगे बढ़ाया और स्क्रीन के दूसरी तरफ उसी जगह रख दिया। उस पल कमरे में मौजूद हर इंसान सांस रोके खड़ा रह गया। ये एक बेहद महत्वपूर्ण शुरुआत थी। कम से कम अब सेना को इतना यकीन हो गया था कि फिलहाल हेप्टापॉड्स इंसानों के प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं है। जब यान ने देखा कि लुइस का तरीका काम कर रहा है तो उसने भी अपना सुरक्षा सूट उतार दिया और बोर्ड पर अपना नाम लिख दिया। इस बार हेप्टापॉड्स समझ गए कि इंसान खुद की पहचान बताने की कोशिश कर रहे हैं। तभी दोनों एलियंस ने अपनी भुजाएं उठाई और स्क्रीन पर दो अलग अलग गोलाकार प्रतीक उकेर दिए। वे उनके नाम थे। अपना परिचय देने के बाद दोनों हेप्टापॉड धीरे धीरे धुएं में गायब हो गए। इसी के साथ तीसरा संपर्क मिशन समाप्त हो गया। लेकिन इस मिशन के बाद लुइस के साथ कुछ अजीब होने लगा। बेस लौटते समय अचानक उसकी आंखों के सामने एक छोटी लड़की की झलक उभरी। लुइस उसे पहचान नहीं पा रहा था, फिर भी उसका चेहरा बेहद जाना पहचाना लग रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह लड़की उससे बहुत गहराई से जुड़ी हो। यह दृश्य इतना वास्तविक था कि लुइस खुद घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह अचानक दिखने वाला भ्रम आखिर क्यों हो रहा है, क्योंकि लुइस और यान दोनों ने जहाज के भीतर अपने सुरक्षा सूट उतार दिए थे। इसीलिए डॉक्टरों ने उन्हें अलग से मेडिकल जांच के लिए बुलाया। सेना को डर था कि कहीं वे किसी रेडिएशन, वायरस या एलियन संक्रमण के संपर्क में तो नहीं आ गए। कुछ समय बाद रिपोर्ट सामने आई। दोनों पूरी तरह स्वस्थ थे। उनके शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी या विकिरण का कोई संकेत नहीं मिला। फिलहाल के हालात में यही सबसे बड़ी राहत थी। अपने ऑफिस लौटने के बाद लुइस फिर से एलियन प्रतीकों का अध्ययन करने लगा, लेकिन जितना वह उनकी भाषा को समझने की कोशिश कर रहा था उतनी ही बार उस रहस्यमयी लड़की की यादें उसके दिमाग में लौटने लगीं। इस बार वे पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट थीं। अब लुइस को वास्तविकता और भ्रम के बीच फर्क करना मुश्किल होने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है या इसके पीछे कोई और वजह छिपी हुई है। कुछ समय बाद वैज्ञानिकों ने एलियन जहाजों के बारे में अब तक मिली जानकारी का विश्लेषण तैयार किया। सबसे पहली बात यह तय हो चुकी थी कि जहाजों से किसी प्रकार का हानिकारक रेडिएशन नहीं निकल रहा। दूसरी ओर सबसे महत्वपूर्ण खोज लुइस ने की थी। लगातार दिन रात अध्ययन करने के बाद उसने पाया कि हेप्टापॉड्स की बोली और उनकी लिखित भाषा का आपस में कोई सीधा संबंध नहीं है। उनके प्रतीकों में उच्चारण की जानकारी नहीं होती थी, वे केवल अर्थ व्यक्त करते थे। यानी उनके द्वारा बनाया गया एक गोलाकार चिन्ह किसी एक शब्द का नहीं बल्कि पूरे वाक्य या पूरी सोच का प्रतिनिधित्व कर सकता था। इस प्रकार की लेखन प्रणाली को नॉन लीनियर ऑर्थोग्राफी कहा गया। सरल शब्दों में कहें तो उनकी भाषा में शुरुआत और अंत जैसी कोई चीज नहीं थी। सिर ही पूंछ था और पूंछ ही सिर, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई जीव अपनी ही पूंछ निगल रहा हो। हेप्टापॉड्स की इस अनोखी भाषा को डिजाइन करते समय फिल्म निर्माताओं ने चीनी कैलीग्राफी की कर्सिव शैली और गणित के मोबियस स्ट्रिप से प्रेरणा ली थी। निर्देशक चाहते थे कि उनकी लिखावट को देखकर ही दर्शकों को समय की अनंत और चक्रीय प्रकृति का एहसास हो। दरअसल हेप्टापॉड्स की पूरी सभ्यता इसी विचार पर आधारित थी। न उनके शरीर का कोई स्पष्ट आगे पीछे था, न उनके जहाजों का। फिर भी वे पूरी तरह संतुलित और स्थिर रहते थे। वे केवल 2 सेकंड में बेहद जटिल विचार व्यक्त कर सकते थे, जबकि इंसानों को उनका जवाब देने में कई हफ्ते या महीनों का समय लग जाता था। धीरे धीरे यह काम लुइस और यान दोनों के दिमाग पर भारी पड़ने लगा। उनका मस्तिष्क हर समय तेज गति से काम कर रहा था और उन्हें मानसिक शांति का एक पल भी नहीं मिल रहा था। उधर बाहरी दुनिया की स्थिति और खराब होती जा रही थी। बेस के भीतर से किसी ने एलियंस की तस्वीरें और वीडियो लीक कर दी। कुछ ही घंटों में वे इंटरनेट पर पूरी दुनिया में फैल गए। अब लोगों में डर और ज्यादा बढ़ चुका था। जनता का कहना था कि सरकार अब तक एलियंस की उत्पत्ति या उनके उद्देश्य को लेकर कोई आधिकारिक बयान तक जारी नहीं कर पाई है। मीडिया
चैनलों ने तरह तरह की अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। हर कोई अंदाजा लगा रहा था कि एलियंस हमला कब करेंगे और सबसे पहले कौन सा देश युद्ध शुरू करेगा। लेकिन इन सब अफवाहों से लुइस खुद को पूरी तरह अलग रखे हुए था। उसके पास किसी को समझाने का समय नहीं था। वह सिर्फ हेप्टापॉड्स की भाषा को समझने में डूबा हुआ था। फिर एक दिन अचानक उसके सामने सबसे बड़ा मानसिक झटका आया। उस रहस्यमयी लड़की की छवि एक बार फिर उसके सामने प्रकट हुई। इस बार लड़की ने खुद को उसकी बेटी बताया। उसने अपनी बनाई हुई एक तस्वीर लुइस को दिखाई और मुस्कुराने लगी। लेकिन यही बात सबसे ज्यादा डरावनी थी। लुइस की तो अभी शादी तक नहीं हुई थी, फिर उसकी बेटी कैसे हो सकती थी? और अगर वह सच नहीं थी तो उसकी मौजूदगी इतनी वास्तविक क्यों महसूस हो रही थी? तभी इयान ने उसे झकझोर कर वास्तविकता में वापस लाया। लुइस समझ नहीं पा रहा था कि अपने साथ हो रही इन अजीब घटनाओं को वह किसी को कैसे बताए। लेकिन एक बात तय थी, ये कोई साधारण सपना नहीं था। वह लड़की उसे पूरी तरह जीवित और वास्तविक महसूस होती थी। गंजे अधिकारी को लगा कि शायद लुइस की मानसिक स्थिति बिगड़ रही है। उसने सलाह दी कि वह तुरंत डॉक्टर से जांच करवाए। लेकिन लुइस ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वह अकेले बेस के बाहर चला गया। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, उसकी बेटी से जुड़ी यादें और स्पष्ट होती जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह बस हाथ बढ़ाए और उस लड़की को छू सकता है। और सबसे अजीब बात यह थी कि ये सब तभी शुरू हुआ था जब उसने हेप्टापॉड्स की भाषा को गहराई से समझना शुरू किया। अब उसके मन में सवाल उठने लगा कि क्या इन दोनों चीजों के बीच कोई संबंध है। तभी यान की कही एक बात अचानक उसके दिमाग में गूंज उठी। यान ने कहा था, भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं होती, भाषा इंसान की सोच को बदल देती है। अगर तुम किसी सभ्यता को सच में समझना चाहते हो तो तुम्हें उनकी भाषा समझनी होगी। हर भाषा अपने साथ उस सभ्यता की सोच और शक्ति लेकर चलती है। धीरे धीरे लुइस को एहसास होने लगा कि वह खुद हेप्टापॉड्स की सोच की दुनिया में प्रवेश कर चुका है। अगली सुबह गंजे अधिकारी ने उसे अचानक जगाया। उसने पूछा कि क्या लुइस चीनी भाषा समझता है। लुइस के हाँ कहते ही उसे तुरंत एक अलग कमरे में ले जाया गया। वहाँ अधिकारी ने उसे चीन से चुराई गई एक गुप्त ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई। अमेरिका को पता चल चुका था कि चीन ने हेप्टापॉड्स के साथ संवाद में उनसे ज्यादा प्रगति कर ली है, इसलिए अब वे शॉर्टकट अपनाना चाहते थे। रिकॉर्डिंग काफी अस्पष्ट थी, लेकिन लुइस उसमें से एक महत्वपूर्ण बात समझ पाया। सभी 12 एलियन जहाज इंसानों को कोई उन्नत तकनीक या शक्ति देने आए थे और चीन इस मामले में जल्द ही कोई बड़ा कदम उठाने वाला था। क्योंकि चीन उस समय दुनिया की सबसे प्रभावशाली ताकतों में से एक था, इसलिए अगर उसने कोई सैन्य कार्रवाई की तो रूस भी उसका समर्थन कर सकता था। अमेरिकी सेना को डर था कि कहीं वे इस दौड़ में पीछे न रह जाएं। इसीलिए गंजे अधिकारी ने लुइस को सख्त आदेश दिया कि वह हर हाल में जल्द से जल्द हेप्टापॉड्स की असली मंशा का पता लगाए। अब सेना सिर्फ एक ही सवाल का जवाब चाहती थी, हेप्टापॉड्स आखिर पृथ्वी पर क्यों आए हैं? उनका असली उद्देश्य क्या है? इस समय लुइस पर इतना दबाव था कि उसका दिमाग फटने लगा था। उसे यह जानकर भी हैरानी हुई कि चीन हेप्टापॉड्स से संवाद करने के लिए महज भाषा नहीं, बल्कि महजोंग जैसे रणनीतिक खेलों का इस्तेमाल कर रहा था। चीन का मानना था कि प्रतिस्पर्धा और चालों पर आधारित यह तरीका एलियंस की सोच को जल्दी समझने में मदद कर सकता है। अब हालात इतने तनावपूर्ण हो चुके थे कि लुइस को मजबूरी में अधूरी शब्दावली के बावजूद फिर से एलियन जहाज के भीतर जाना पड़ा। इस बार उसने अब तक समझे गए हेप्टापॉड प्रतीकों का इस्तेमाल करके सीधा सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। हेप्टापॉड्स की भाषा बिल्कुल चीनी स्याही चित्रकला जैसी थी। उसके किसी प्रतीक में थोड़ा सा बदलाव भी पूरे अर्थ को बदल सकता था। जब एलियंस का जवाब स्क्रीन पर उभरा तो उसे देखकर लुइस पूरी तरह सन्न रह गया। पीछे से गंजा अधिकारी लगातार पूछ रहा था कि उन्होंने क्या कहा है। कुछ पल बाद लुइस ने धीरे से सिर्फ 4 शब्द बोले, हम हथियार देंगे। ये सुनते ही पूरे अमेरिकी बेस में हड़कंप मच गया। कमरे में मौजूद अधिकारी आपस में बहस करने लगे। कुछ को लगा कि एलियंस युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, कुछ का मानना था कि वे इंसानों को कोई विनाशकारी शक्ति सौंपना चाहते हैं। लेकिन लुइस को यकीन नहीं था कि अनुवाद सही है। उसने समझाया कि हेप्टापॉड्स की भाषा में हथियार शब्द का अर्थ उपकरण, साधन या तकनीक भी हो सकता है। उसका मानना था कि एलियंस का उद्देश्य हमला करना नहीं है। सच्चाई जानने के लिए उसने सेना से एक बार फिर जहाज के भीतर जाने की अनुमति मांगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ये खबर कुछ ही मिनटों में पूरी दुनिया में फैल गई। चीन और रूस ने सबसे पहले अमेरिका से संपर्क तोड़ दिया। उन्होंने फैसला किया कि अब वे अपनी रणनीति खुद तय करेंगे। कुछ सेकंड बाद अमेरिका ने भी बाकी देशों से सभी संपर्क समाप्त कर दिए और पूरी तरह रेडियो साइलेंस में चला गया। अब हर देश सिर्फ खुद को बचाने के बारे में सोच रहा था। अगर एलियंस सच में कोई शक्तिशाली तकनीक देने आए थे तो हर देश उसे अकेले पाना चाहता था, और अगर वे विनाश लेकर आए थे तो हर कोई पहले खुद को सुरक्षित करना चाहता था। इतिहास ने इंसानों को हमेशा यही सिखाया था, संकट के समय सहयोग से पहले आत्मरक्षा चुनी जाती है। लुइस ने बहुत कोशिश की कि सब देश मिलकर काम करें। उसका कहना था कि केवल सामूहिक सहयोग से ही पृथ्वी को बचाया जा सकता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सभी अंतर्राष्ट्रीय संपर्क टूट चुके थे। स्क्रीन पर एक एक करके देशों के नाम गायब होते देख
लुइस बेचैन हो उठा। उसने तुरंत फैसला किया कि वह फिर से हेप्टापॉड्स से बात करेगा, लेकिन इस बार उससे पहले ही कुछ अधीर अमेरिकी सैनिक अपनी चाल चल चुके थे। उन्होंने चुपके से एलियन जहाज के भीतर बम पहुंचा दिए थे। टाइमर सेट किया जा चुका था और धमाके में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। जब लुइस वहां पहुंचा तब तक बम सक्रिय हो चुके थे, लेकिन वह जैसे इस खतरे को नजरअंदाज करके सीधे स्क्रीन के सामने पहुंच गया और फिर से संवाद शुरू करने लगा। इस बार हेप्टापॉड्स ने एक नया प्रतीक बनाया। कंप्यूटर विश्लेषण से पता चला कि उसका अर्थ चीन द्वारा मिले संदेश जैसा ही था। एलियंस इंसानों को कोई महत्वपूर्ण तकनीक देना चाहते थे। लुइस आगे सवाल पूछ पाता उससे पहले अचानक एक हेप्टापॉड ने स्क्रीन पर अपने पंजे से कुछ बार थपथपाया। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई संकेत दे रहा हो। लुइस पूरी तरह समझ नहीं पाया, फिर भी वह धीरे धीरे स्क्रीन के करीब चला गया। जैसे ही वह पास पहुंचा, हेप्टापॉड ने अपना पंजा स्क्रीन पर रख दिया। लुइस ने भी दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। अचानक काली स्याही जैसी धुंध चारों ओर फैलने लगी। उसी क्षण लुइस को महसूस हुआ मानो उसकी आत्मा किसी दूसरी दुनिया में खींची जा रही हो। वह फिर से उस छोटी लड़की को देखने लगा। कुछ ही पलों में लुइस और हेप्टापॉड्स ने मिलकर एक नया प्रतीक बनाया, लेकिन वह उसका अर्थ समझ पाता उससे पहले हेप्टापॉड्स अचानक पीछे हट गए। फिर उन्होंने एक साथ असंख्य प्रतीक बनाना शुरू कर दिया। पूरा स्क्रीन अजीब गोलाकार चिन्हों से भर गया। उसी समय बम का टाइमर आखिरकार 0 पर पहुंच गया। जोरदार धमाका हुआ। जब लुइस को होश आया तो वह बेस के मेडिकल क्षेत्र में पड़ा था। डॉक्टर ने उसे बताया कि कुछ अमेरिकी सैनिकों ने बिना अनुमति जहाज के भीतर बम रख दिए थे। अब हालात पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं। सेना को डर था कि हेप्टापॉड्स इस हमले से नाराज होकर इंसानों पर हमला कर सकते हैं, इसीलिए बेस खाली करने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। लेकिन लुइस के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घूम रही थी, धमाके से ठीक पहले स्क्रीन पर उभरे हुए अनगिनत प्रतीक। उसे महसूस हो रहा था कि शायद उनमें हेप्टापॉड्स का पूरा संदेश छिपा हुआ था। वह फिर से जहाज के भीतर जाना चाहता था, लेकिन तभी अचानक पूरी धरती कांपने लगी। सभी लोग बाहर भागे और देखा कि विशाल एलियन जहाज धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। कुछ पल के लिए लगा कि शायद वे पृथ्वी छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऊंचाई पर पहुंचकर जहाज फिर से रुक गया। ऐसा लग रहा था जैसे वे इंसानों से दूरी बनाकर खुद को सुरक्षित कर रहे हों ताकि दोबारा उन पर हमला न हो सके। इस घटना के बाद पूरी दुनिया में तनाव विस्फोटक स्तर पर पहुंच गया। सबसे पहले चीन ने खुलकर युद्ध की चेतावनी जारी की। उनका संदेश साफ था, चीन की सीमा में किसी भी प्रकार का खतरा स्वीकार नहीं किया जाएगा, चाहे वह एलियन ही क्यों न हो। चीन के इस रुख के बाद कई दूसरे देशों ने भी सैन्य तैयारी शुरू कर दी। हर देश अब अपने लोगों और अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए हथियार उठाने को तैयार था। सिर्फ अमेरिका ने तुरंत युद्ध की घोषणा नहीं की, शायद उन्हें अपने ही सैनिकों द्वारा किए गए हमले का अपराध बोध था। इसी बीच लुइस लगातार हेप्टापॉड्स द्वारा छोड़े गए प्रतीकों का अध्ययन करता रहा, और जितना वह उन प्रतीकों को समझता जा रहा था उतनी ही उसकी रहस्यमयी दृष्टियां वास्तविक होती जा रही थीं। अब वह लड़की सिर्फ एक भ्रम नहीं लगती थी, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह उसे किसी बड़े सत्य तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हो। लुइस उन्हीं यादों के सहारे प्रतीकों का अर्थ समझने लगा। तभी अचानक यान दौड़ता हुआ उसके पास आया। उसकी रिसर्च में बहुत बड़ी सफलता मिली थी। उसने बताया कि हेप्टापॉड्स के अंतिम संदेश का असली अर्थ है, हम 12 हिस्सों में बंटे हुए हैं। अगर इंसान पूरी जानकारी पाना चाहते हैं तो सभी देशों को अपनी अपनी खोज एक दूसरे के साथ साझा करनी होगी। सिर्फ तब जाकर पूरा संदेश समझा जा सकेगा। लेकिन जब यह बात सेना को बताई गई तो उन्होंने खास रुचि नहीं दिखाई। अब देशों के बीच भरोसा खत्म हो चुका था। कोई भी अपनी जानकारी दूसरों के साथ साझा करने को तैयार नहीं था। जब तक अमेरिका खुद पहल न करे कोई सहयोग संभव नहीं था। लेकिन समस्या यह थी कि अब बाकी देशों से संपर्क कैसे किया जाए। उसी समय लुइस को अचानक कुछ समझ में आया। वह तुरंत बेस से बाहर भागा और एलियन जहाज की ओर निकल पड़ा। उधर यान दूरबीन से देख रहा था कि एक छोटा एलियन यान नीचे उतरा और लुइस के सामने आकर रुक गया। बिना एक पल गंवाए लुइस उसके भीतर चला गया। कुछ ही देर में वह दोबारा हेप्टापॉड्स के मुख्य जहाज के अंदर पहुंच गया। चारों ओर घना सफेद धुआं फैल गया। कुछ पल के लिए उसे लगा जैसे वह किसी स्वर्ग जैसी जगह में पहुंच गया हो, लेकिन जब धुआं छंटा तो उसने खुद को स्क्रीन के दूसरी तरफ पाया। इस बार वह पहली बार हेप्टापॉड्स को पूरी तरह साफ देख पा रहा था। उनका शरीर 7 लंबे अंगों से बना था जो चारों दिशाओं से केंद्र की ओर जुड़े हुए थे। बीच में एक बेलनाकार संरचना लटक रही थी। वे विशाल, रहस्यमयी और लगभग अलौकिक दिखाई दे रहे थे। तभी उनमें से एक हेप्टापॉड ने लुइस की ओर देखते हुए कहा कि उसका साथी अब मर चुका है, लेकिन इसके बावजूद वे इंसानों से नफरत नहीं करते। उन्होंने बताया कि वे पृथ्वी पर किसी युद्ध के लिए नहीं आए थे। असल में 3000 साल बाद उनकी प्रजाति एक भयानक संकट का सामना करेगी और उस समय सिर्फ इंसान ही उनकी मदद कर पाएंगे। लुइस ने तुरंत उनकी बात में छिपा सबसे महत्वपूर्ण संकेत पकड़ लिया। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि 3000 साल बाद क्या होने वाला है? हेप्टापॉड ने शांत स्वर में जवाब दिया, क्योंकि तुम भविष्य देख सकते हो, यही तुम्हारा हथियार है। यह सुनते ही लुइस एक बार फिर उन रहस्यमयी दृश्यों में खींच गया। फिर वही छोटी लड़की, फिर वही परिचित पल, और आखिरकार उसे पूरी सच्चाई समझ आ गई। वह लड़की कोई भ्रम नहीं थी, वह उसकी भविष्य की बेटी थी। हेप्टापॉड्स की भाषा में जो सबसे बड़ी शक्ति छिपी थी वह थी समय को
को गैर रेखीय तरीके से देख पाना। जो कोई उनकी भाषा को पूरी तरह समझ लेता, उसका मस्तिष्क भी समय को इंसानों की तरह सीधा नहीं बल्कि एक साथ अतीत, वर्तमान और भविष्य के रूप में देखने लगता। लगातार उनकी भाषा सीखते सीखते लुईस के भीतर भी यह क्षमता जाग चुकी थी। अब हेप्टापॉड्स चाहते थे कि वह इसी शक्ति का इस्तेमाल करके पूरी मानव जाति को उनका असली उद्देश्य बताए और आने वाले युद्ध को रोके। जब लुईस वापस धरती पर लौटा तो उसने देखा कि विशाल एलियन जहाज धीरे धीरे झुककर क्षितिज के समानांतर आ गए हैं। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी भी क्षण जवाबी हमला करने को तैयार हों। लेकिन उस समय लुईस के भीतर एक और भी बड़ा तूफान चल रहा था, क्योंकि अब उसने अपने भविष्य को साफ साफ देख लिया था। भविष्य में वह और यान एक दूसरे के करीब आएंगे, वे शादी करेंगे, उनकी एक प्यारी बेटी होगी। लेकिन वही बेटी बड़ी होकर एक लाइलाज बीमारी का शिकार हो जाएगी और लुईस उसे बचा नहीं पाएगा। उसे सिर्फ अपनी बेटी को धीरे धीरे मौत की ओर जाते देखना होगा। भविष्य में जब यान को यह पता चलेगा कि लुईस पहले से सब जानता था, तब वह उससे नफरत करने लगेगा। वह पूछेगा, अगर तुम्हें सब पहले से पता था तो तुमने इसे बदलने की कोशिश क्यों नहीं की? लेकिन यान कभी समझ नहीं पाएगा कि लुईस खुद भी उतना ही टूट चुका था। उसे याद आया कि भविष्य में उसकी बेटी ने उससे एक बार पूछा था, मेरा नाम हन्ना क्यों रखा? और तभी लुईस को हेप्टापॉड्स की भाषा का असली अर्थ समझ आया। शुरुआत ही अंत है और अंत ही शुरुआत। यही था उनका गैर रेखीय समय का सिद्धांत। सब कुछ पहले से तय था। समय कोई सीधी रेखा नहीं था जिसे बदला जा सके। लुईस चाहे जितना संघर्ष कर ले, वह उन घटनाओं को बदल नहीं सकता था, वह सिर्फ उन्हें जी सकता था। लेकिन अब उसने फैसला कर लिया, अगर वह अपनी जिंदगी की त्रासदी नहीं बदल सकता तो कम से कम पूरी दुनिया को बचाने की कोशिश जरूर करेगा। उसने अपने भविष्य की यादों में जवाब ढूंढना शुरू किया। धीरे धीरे हेप्टापॉड्स की पूरी भाषा उसके दिमाग में साफ होती चली गई। जो प्रतीक पहले बेतरतीब लगते थे, अब एक स्पष्ट अर्थ में बदल चुके थे। वह आखिरी बार सब कुछ रोकने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन तभी गंजे अधिकारी को बेस खाली करने का आदेश मिल गया। सेना अब वहां से हटने की तैयारी कर रही थी। लुईस वहीं खड़ा रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तभी उसके दिमाग में भविष्य की एक और याद चमकी। उसने खुद को भविष्य में चीन के नेता से मिलते देखा। उस मुलाकात में चीनी नेता ने उसे एक निजी फोन नंबर दिया था और कहा था कि इसे कभी मत भूलना। अचानक लुईस को सब समझ आ गया। वह तेजी से बेस में लौटा, एक सैन्य अधिकारी का फोन चुराया और उसी नंबर पर कॉल लगा दी। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, अमेरिकी सेना ने उस सिग्नल को पकड़ लिया। पूरे कैंप में तुरंत खोजबीन शुरू हो गई। लुईस जानता था कि उसके पास बहुत कम समय है। उसे जल्दी से जल्दी चीन को वह बात बतानी थी जो भविष्य में चीनी नेता ने खुद उससे कही थी। लेकिन बातचीत पूरी भी नहीं हुई थी कि अमेरिकी सैनिकों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। सौभाग्य से यान समय पर वहां पहुंच गया। घबराए हुए लुईस ने उससे किसी तरह कुछ देर सैनिकों को रोकने की विनती की। आखिरकार उसने भविष्य में सुनी हुई वही बात दोहराई जो सिर्फ चीन का नेता ही जान सकता था। फोन कटने के बाद लुईस ने धीरे धीरे अपने हाथ ऊपर उठा दिए। अब सब कुछ चीन के फैसले पर निर्भर था। इस बार दुनिया को बचाने वाला सिर्फ एक इंसान नहीं था, बल्कि महाशक्तियों का चुनाव था। कुछ देर बाद टीवी पर ताजा खबर आई। चीन ने अपनी सेना पीछे हटाने का फैसला किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने हेप्टापॉड्स से जुड़ी सारी जानकारी दुनिया के सामने साझा कर दी। इसके बाद बाकी देशों ने भी धीरे धीरे सहयोग शुरू कर दिया। आखिरकार युद्ध का खतरा टल गया। आसमान में खड़े 12 एलियन जहाज फिर से शांत होकर बादलों के बीच स्थिर हो गए। लुईस की योजना काम कर गई थी। मानवता विनाश से बच चुकी थी। धीरे धीरे दुनिया की जिंदगी फिर सामान्य होने लगी। लेकिन इस बार एक बड़ा फर्क था। हेप्टापॉड्स की अचानक हुई इस यात्रा ने पूरी दुनिया को वर्षों बाद पहली बार एकजुट कर दिया था। अब लुईस अपने भविष्य की हर घटना जानता था। वह जानता था कि उसे क्या मिलेगा और क्या खोना पड़ेगा। फिर भी उसने हर पल को पूरी तरह अपनाने का फैसला किया, क्योंकि वह समझ चुका था कि हर दुख के पीछे कोई न कोई खूबसूरत याद जरूर छिपी होती है। अतीत लगातार गुजर रहा है, भविष्य लगातार बन रहा है और इंसान इन दोनों के बीच खड़ा होकर अपनी कहानी लिखता है। शायद वह सब कुछ बदल नहीं सकता, लेकिन वह इतना जरूर कर सकता है कि अपने फैसलों के साथ बिना पछतावे के जी सके। फिल्म के शुरुआती ड्राफ्ट में हेप्टापॉड्स अलग अलग देशों को अलग अलग उपहार देने वाले थे। अमेरिका को अत्याधुनिक उड़ान तकनीक, चीन को जीवन बढ़ाने वाली वैज्ञानिक खोज और दूसरे देशों को अलग अलग शक्तियां मिलने वाली थीं। यही वजह थी कि शुरुआत में चीन ने जो संदेश समझा था उसका अर्थ था सभी 12 जहाज मानवता को उन्नत तकनीक देने आए हैं। लेकिन बाद में निर्देशक ने इस विचार को बदल दिया ताकि फिल्म दूसरी साइंस फिक्शन फिल्मों जैसी न लगे। आखिरकार हेप्टापॉड्स का असली हथियार उनकी भाषा ही निकली। उन्होंने यह शक्ति इंसानों को एक उपहार के रूप में दी थी ताकि इंसान समय को अलग तरीके से समझ सकें, भविष्य को महसूस कर सकें और जीवन के दुख सुख को स्वीकार करना सीख सकें। भले ही भविष्य बदला न जा सके, लेकिन अगर इंसान उसे समझ ले तो शायद वह हर खुशी और हर दर्द को पूरी सच्चाई के साथ जी सके। और यही इस कहानी का सबसे खूबसूरत संदेश था। जैसा लुईस ने शुरुआत में कहा था, हम समय की व्यवस्था से बंधे हुए हैं, लेकिन मैं उन पलों को याद रखता हूँ